हेलो गाइस, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश में हम लोगों ने बाबर को पढ़ लिया। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं में ही शेरशाह सूरी भी आ जाते हैं। सूरी वंश 15 साल के लिए, क्योंकि हुमायूं का 2 टाइम पीरियड चला था, 1530 से लेकर 1540 का युद्ध, उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करता है तब उसके बीच में आ जाते हैं सूरी वंश 1540 से लेकर 1555 तक। उसके बाद फिर से हुमायूं का कार्यकाल जाता है 55 से 56। उसके बाद फिर 1556 से आ जाते हैं अकबर का शासनकाल, हुमायूं का पुत्र। ठीक है, फिर अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर। आइए देखते हैं जहांगीर के विषय में। आइए देखते हैं, लेट्स लर्न। चलिए, जहांगीर का जो टाइम पीरियड है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, 1605 से 1627 ईस्वी तक, क्योंकि अकबर का शासनकाल रहता है ना 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल, उसके बाद 1605 से 1627 तक उनके पुत्र जहांगीर का शासनकाल। देखते हैं, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनके पिता का नाम अकबर और माता का नाम हरकाबाई, और यह कहीं कहीं पे जोधाबाई भी मिलता है, हरकाबाई, लेकिन इतिहास में ज़्यादा सटीक पड़ेगा हरकाबाई। इन्हें जब जहांगीर के जन्म हुआ था तो इन्हें एक उपाधि दी गई थी मरियम उज जमानी। तो इन्हें कहीं कहीं पे मरियम उज जमानी ये उपाधि के नाम से संबोधित किया गया। तो ये भी मिलता है हरकाबाई, मरियम उज जमानी। ठीक है, इनके बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जो शेख सलीम चिश्ती थे उनकी दरगाह पर जाकर अकबर ने पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी, तो उन्हीं के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनके मुख्य शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाना। आप लोगों को पता होगा कि अकबर अनपढ़ था, जबकि इसका पुत्र जो सलीम था, इसके जो मुख्य शिक्षक थे वे थे अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम खाना कौन थे? जो अकबर का संरक्षक थे। अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, उन्हीं के पुत्र थे अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, और अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे अब्दुल रहीम खाना। वे इनके शिक्षक थे, जहांगीर के मुख्य शिक्षक थे। ठीक है, जो ये जहांगीर था वह अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनके विवाह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। जहांगीर का जो है सबसे पसंदीदा बेगम नूरजहां थी, लेकिन इनका पहला विवाह मानबाई से हुआ था। इनके गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ था। जहांगीर का पहला विवाह मानबाई से हुआ था। मानबाई कौन थी? मानबाई जो भगवान दास थे उनकी पुत्री थी मानबाई। भगवान दास कौन थे? जो हरकाबाई या जोधाबाई थी उनके भाई थे भगवान दास, आमेर के राजा थे, तो उन्हीं की पुत्री थी मानबाई। उनके साथ विवाह हुआ था जहांगीर का पहला विवाह, जिनसे खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, खुसरो का जन्म याद रखिएगा, खुसरो खुर्रम अलग अलग है। उसके बाद इनका दूसरा विवाह हुआ था जोधाबाई से। देखिए, ये जोधाबाई अलग है, जोधाबाई इनकी माता को भी कहा जाता है, और जोधाबाई इनकी पत्नी भी थी एक। जोधाबाई मेवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई। इनके गर्भ से खुर्रम का जन्म होता है। खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाने गए। ठीक है, खुर्रम। आगे इनका तीसरा विवाह होता है साहिब ए जमाल से, और इनके गर्भ से परवेज का जन्म होता है। ठीक है, आगे इनका एक चौथा विवाह नहीं हुआ था, एक दासी थी। दासी, उनके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम होता है शहरयार। क्या नाम था? शहरयार का जन्म होता है। आगे देख लेते हैं। जहांगीर ने शेर खां की विधवा पत्नी, शेर खां नहीं, शेर अफगान भी कह सकते हैं, और इसका नाम था अली कुली बेग, जो कि जहांगीर के ही दरबार में रहते थे। एक सैनिक था अली कुली बेग, उसी की विधवा पत्नी थी नूरजहां। ठीक है, उसी की विधवा पत्नी थी मेहरुन्निसा। क्या नाम था उसका? मेहरुन्निसा के साथ विवाह करता है 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने अली कुली बेग की विधवा पत्नी मेहरुन्निसा से 1611 में विवाह करता है। और जो मेहरुन्निसा थी उनकी पहले से ही, मतलब उनके पहले पति से ही एक पुत्री थी, उसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। ठीक है, तो जो मेहरुन्निसा थी
इसको प्यार से जो है जहांगीर ने इनका एक नाम दिया नूर महल। नूर महल मतलब होता है महल की रोशनी। फिर कुछ दिन बाद उनका नाम, उनको नया नाम से पुकारने लगा, बुलाने लगा नूर जहां। नूर जहां मतलब अभी तक तो महल की रोशनी थी, नूर जहां मतलब सारे जहां की रोशनी, ठीक है, नूर जहां। इसी मेहरुन्निसा को फिर जहांगीर ने क्या कहने लगे थे, नूर जहां। और उनकी शादी हुई थी 1611 ईस्वी में। कहा जाता है कि जहांगीर का भी शासनकाल समझ लीजिए 2 टाइम पीरियड में देखा जाता है। एक टाइम पीरियड में जो है देखा जाता है 1605 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक। उसके बाद जब नूरजहाँ से इसका विवाह हो जाता है तब नूरजहाँ की ही देखरेख में समझ लीजिए शासन चलने लगता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसको। उसके बाद जहांगीर का जो राज्याभिषेक होता है वो 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में आगरा के किले में हुआ था। राज्याभिषेक के बाद जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहांगीर अपने राज्याभिषेक के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की गाजी की उपाधि धारण किया। जहांगीर ने सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। इसे जंजीर ए अदली कहता था। जंजीर में 60 घंटियाँ थीं तथा 12 आदेश जारी किए गए थे। पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से अपनी फरियाद कर सकता था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, ये तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। आगे खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। जो जहांगीर था उसका राज्याभिषेक हुआ था 1605 ईस्वी में। उसके राजा बनने के ठीक 1 साल बाद ही उसके पुत्र, बड़े पुत्र कह सकते हैं, जो कि जिनकी माता का नाम था मानबाई, ठीक है। तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया राजा बनने के लिए। उसने सोचा इतनी ज़्यादा एज में तो मेरे पिता ही राजा बने हैं, तो जब इसकी बारी आएगी राजा बनने की तब तक तो ये बूढ़ा हो चुका होगा, मतलब इसकी आधी उम्र बीत चुकी होगी। तो इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। एक और कथा प्रचलित है इसके विषय में कि जो इसकी माता थी मानबाई, जब उनको ये लगा कि जो है इनके जो पति थे जहांगीर वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगे, तो इससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी मानबाई ने। ये भी एक कथा है कि इसकी वजह से भी खुसरो काफ़ी नाराज़ था कि इसके पिता के कारण ही इसकी माता ने खुदकुशी कर लिया है, ठीक है। तो क्या करता है, खुसरो विद्रोह कर देता है राजा बनने के लिए 1606 ईस्वी में। उसके बाद जो है इसको नज़रबंद कर दिया जाता है। जहांगीर ने इसको पकड़वा कर नज़रबंद कर दिया, लेकिन ये क्या करता है, फिर से भाग निकलता है। और फिर से भागने के बाद ये दोबारा विद्रोह कर देता है। तो जब ये फिर से दोबारा भाग जाता है ना, तो भागते हुए सिखों के 5वें गुरु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास आशीर्वाद लेने चला जाता है और वो आशीर्वाद भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिर से पकड़ा जाता है और इसे नज़रबंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी है कि जब जहांगीर को पता चला कि ये दोबारा जो है विद्रोह फिर से कर रहा है अपने पिता के ही प्रति, जहांगीर के प्रति, जब जहांगीर को ऐसा पता चला तो इन्होंने इसको कठोर दंड देते हुए खुसरो की दोनों आँखें निकलवा ली थी, ठीक है। दोनों आँखें निकलवा कर उसके बाद इसको नज़रबंद कर दिया कि अब ये कैसे भागेगा। और लास्ट में क्या होता है, जो इसका भाई होता है खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, ये कैदियों की मदद से इसको कैद खाने में ही मरवा देता है। क्योंकि ये बड़ा बेटा था तो कहीं ये विरोध ना कर दे बाद में राजा बनने के लिए, विद्रोह ना कर दे, इसीलिए इसको खुर्रम क्या करता है, कैद खाने में ही मरवा देता है, दोनों आँख निकलवाने के बावजूद भी, ठीक है। तो जो गुरु अर्जुन देव थे, जब इनको पता चला था जहांगीर को कि गुरु अर्जुन देव ने इसको आशीर्वाद दिया है खुसरो का, तुमको ऐसा लगता है कि गुरु अर्जुन देव जी ने क्या किया है, खुसरो का साथ दिया है, तो वे क्या करते हैं, इनको फांसी पर लटकवा देते हैं, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव को किसके समय में कौन सा मुगल शासक था जिसने फांसी की सज़ा सुनाई थी, तो जहांगीर ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं खुर्रम के नेतृत्व में, खुर्रम का थोड़ा सा देख लेते हैं। खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ से युद्ध हुआ, संधि अमर सिंह के साथ होती है। 1615 ईस्वी में संधि हो जाती है मेवाड़ से, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण विजय, खुर्रम के नेतृत्व में ही मेवाड़ से संधि हो जाती है। उस समय मेवाड़ का जो शासक थे वे थे अमर सिंह, उनसे 1615 ईस्वी में संधि हो जाती है। इन्होंने 5 संधि प्रस्ताव भी किए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम उसको नहीं समझा रहे हैं। जहांगीर ने भी राजा बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किए थे, ठीक है।
वो भी हम यहाँ पे टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समेटा जाए, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप करके भाग जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। खुर्रम के नेतृत्व में ही दक्षिण विजय अहमदनगर प्रमुख क्षेत्र था। वजीर मलिक अंबर, ठीक है, इसका वजीर था मलिक अंबर। ये मुगलों की सेना में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज को भेजा था मलिक अंबर से दक्षिण विजय के लिए, लेकिन वो हार गया, नहीं फतह कर पाया। तब फिर उसने अपने बेटे, गुस्सा होकर अपने बेटे किसको भेजा था, इसको शाहजहाँ को भेजा था दक्षिण विजय करने के लिए। तो शाहजहाँ वहाँ जाता है और इतना ज़्यादा कत्लेआम मचाता है दक्षिण विजय में, इतना ज़्यादा कत्लेआम करता है कि क्या करता है फिर कि जो मतलब वहाँ पे खुर्रम द्वारा इसको पराजित कर देता है वजीर मलिक अंबर को। इस प्रकार जो खुर्रम था वो जहांगीर के निगाह में एक शासक मतलब अगला शासक बनने के योग्य दिखता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं पर इससे खुश होकर जो जहांगीर थे उन्होंने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी, ठीक है। जहांगीर ने जब शाहजहाँ ने दक्षिण विजय अभियान को सक्सेस बनाया, जब वहाँ पर दक्षिण विजय अभियान किया और मलिक अंबर को पराजित करके वहाँ पर फतह किया उसको दक्षिण विजय अभियान को, तब इससे खुश होकर जो इसके पिता थे जहांगीर, उन्होंने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नूरजहाँ, अब यहाँ से इसको हम समाप्त करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आ जाते हैं नूरजहाँ के विषय में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नूरजहाँ, वही नूरजहाँ जिनका मूल नाम था मेहरुन्निसा, ठीक है, और जिन्हें जो है जिनका विवाह 1611 ईस्वी में होता है जहांगीर के साथ में, वो इन्हीं नूरजहाँ के विषय में देख लेते हैं। नूरजहाँ का जन्म 1577 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम था मेहरुन्निसा। इन्हें प्यार से जहांगीर जो है नूर महल करके कहकर संबोधित किए। नूर महल मतलब होता है पूरे महल की रोशनी। उसके बाद फिर बाद में नूरजहाँ के नाम से इन्हें संबोधित किया। नूरजहाँ मतलब सारे जहाँ की रोशनी। आगे इनके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इनके पिता मिर्जा गियास बेग थे और माता थी असमत बेगम। यही असमत बेगम इनकी माता ने ही, नूरजहाँ की माता ने ही, या मेहरुन्निसा की माता असमत बेगम ने ही सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने। आगे देख लेते हैं। जहांगीर नूरजहाँ के प्रभाव में इतना हद तक आ गया था कि उसने क्या कहा, मुझे 1 सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैंने बादशाहत नूरजहाँ को सौंप दी है, ठीक है। क्या कहा जहांगीर ने कि मुझे 1 सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मैंने बादशाहत नूरजहाँ को सौंप दी है, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि इसके भी शासनकाल को 2 टाइम पीरियड में देखा जा सकता है, 1605 से 1611, जो कि जहांगीर के शासनकाल में चलता है, मतलब जहांगीर के अंडर में चलता है। उसके बाद शादी होने के बाद 1611 से 1627 तक नूरजहाँ ही देखती है, ठीक है। और नूरजहाँ से संबंधित जो भी व्यक्ति थे उन्हें जहांगीर ने उच्च पदों पर आसीन भी कर दिया था, उन्हें अच्छे पद दे दिया था, ठीक है। क्योंकि इसी का फिर दखल शुरू हो गया था, नूरजहाँ का यह शासन देख रेख शुरू कर दी थी, यही देखती थी। नूरजहाँ का भाई था आसफ खां। नूरजहाँ का भाई था आसफ खां। आसफ खां अपनी बेटी का विवाह खुर्रम मतलब शाहजहाँ से करा देता है। नूरजहाँ का भाई आसफ खां अपनी बेटी का विवाह खुर्रम यानी शाहजहाँ से करा देता है क्योंकि उसको पता था कि अगला शासक शाहजहाँ ही होगा, ठीक है, क्योंकि शाहजहाँ एक योग्य शासक के रूप में उभर रहा था। उसके बाद जो है जो नूरजहाँ थी और आसफ खां था, इन दोनों में भी काफ़ी मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि जो नूरजहाँ की जो पहली संतान थी, मतलब कि उसके पहली पति से हुई संतान एक बेटी थी ना, जब जहांगीर से शादी हुई थी, उसकी बेटी थी लाडली बेगम। तो नूरजहाँ ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के जो ये पुत्र थे, एक दासी से उत्पन्न जो पुत्र थे शहरयार, इनसे करा देती है। नूरजहाँ अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ करा देती है। तो नूरजहाँ सोचती है कि शहरयार ही अगला राजा बने, ठीक है, नूरजहाँ सोचती है।
और आसफ खां सोचता है कि शाहजहां अगला शासक बने। इसलिए इन दोनों में भी मतभेद होता है, इन दोनों में भी मतभेद होने लगता है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो कहानी की तरह हम समझा रहे हैं आपको। शाहजहां ने 1623 ईस्वी में शासक बनने के लिए विद्रोह किया लेकिन महावत खां एक सेनापति था जिसने विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, शाहजहां के भी मन में लालसा होने लगी कि वही खुर्रम यहाँ पे उपाधि मिल गई थी ना, जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी शाहजहां की। इसके मन में भी लालसा होने लगी कि मैं भी राजा बनूँ अब, क्योंकि मेरी भी उम्र होती जा रही है। तो इसने भी 1623 में विद्रोह किया था, लेकिन जहांगीर के सेनापति महावत खां ने उसको दबा दिया। आगे देख लेते हैं 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद शाहजहां अगला शासक बनता है। ठीक है, शाहजहां अगला शासक बनता है। जहांगीर को शाहदरा या लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया और जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। इसकी एक ट्रिक है, जैसे कहते नहीं, जागीर ला और कोई ये थोड़ी ना कहता है कि मत लाओ, जागीर ला और जहांगीर ला और लाहौर। जहांगीर का मकबरा लाहौर। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा जो लाहौर में स्थित है, इसको किसने बनवाया था? नूर जहां द्वारा बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अनारकली का प्रसंग देख लेते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना, सलीम और अनारकली का प्रेम प्रसंग। थोड़ा सा सलीम और अनारकली, जैसे कि पता होगा कि जहांगीर की बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, तो अकबर के ज़माने में जो है अकबर की एक नृत्यांगना थी अनारकली, और उस समय सलीम की आयु मात्र 12, 13, 14 साल की रही होगी, 12, 13 साल की। तो जो सलीम था वो अनारकली में इतना ज़्यादा मतलब उसकी तरफ खींचा जा रहा था कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अनारकली के साथ ही व्यतीत करता था। और अकबर जो है, अकबर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। ठीक है, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था। तो जो अकबर थे वो उन्होंने अनारकली को क्या किया, भारत के बाहर निकाल दिया। अब मतलब अफ़गानिस्तान साइड में अनारकली को निकाल दिया। उसके बाद वहाँ पर अनारकली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो अनारकली की मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर द्वारा अनारकली के मकबरे का निर्माण करवाया जाता है। जहांगीर द्वारा अनारकली के मकबरे का निर्माण कराया जाता है 1615 ईस्वी लाहौर में, और मकबरे में लिखवाया कि अगर मुझे एक दिन मोहलत और मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं क़यामत तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। ठीक है, जो अनारकली थी उसके मकबरे का निर्माण लाहौर में जहांगीर ने ही करवाया था, और जहांगीर ने उसके मकबरे पर यह लिखवाया था कि यदि मुझे अनारकली को देखने की मोहलत एक दिन और मिल जाती तो मैं क़यामत के दिनों तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। ठीक है, इतना आप इस लाइन से ही पता चल रही है कि कितने ज़्यादा प्यार करता था वो जहांगीर अनारकली को। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा जहांगीर के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में चित्रकला एकदम चरम सीमा पर थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, उसमें लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का हो और चाहे जीवित व्यक्ति का बनाया गया हो, मैं तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। मतलब यह चित्र किसने बनाया है, किस चित्रकार ने बनाया है। वह चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था जहांगीर। ठीक है, इसीलिए और इसके समय में जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे वे थे मंसूर और अबुल हसन। जहांगीर के समय में महत्वपूर्ण चित्रकार थे मंसूर और अबुल हसन। आगे देख लेते हैं जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, यहाँ इम्पोर्टेंट है, जो यहीं से फिर हमने पढ़ा है ना कि मुगल वंश के बाद फिर धीरे धीरे यूरोपीय व्यापार करने आना शुरू कर देते हैं। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कैसे कैसे भारत गुलाम हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में ही हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई, लेकिन भारत तो बहुत प्राचीन काल से ही है। लेकिन भारत कैसे कैसे अंग्रेज़ों का गुलाम बना, देखिए यहीं से थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। तो जहांगीर के शासनकाल में ही सबसे पहले यूरोपीय आए थे व्यापार करने की अनुमति लेने।
ठीक है, कौन कौन? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। सबसे पहले किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, और हमको ये दो नाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। आगे देखते हैं, नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग, जिनको जहांगीर ने इत्माद उद दौलाह की उपाधि दी थी। हमने पढ़ा था ना कि नूरजहां से विवाह करने के बाद उनसे रिलेटेड जितने भी संबंधित सगे संबंधी थे उनको जहांगीर ने उच्च पदों पर आसीन कर दिया था। ठीक है, और उनसे विवाह, जो नूरजहां से विवाह के बाद नूरजहां ही शासन देख रेख संभालती थी। ठीक है, इत्माद उद दौला की उपाधि थी, और इनके मकबरे, मतलब अपने पिता इत्माद उद दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने आगरा में करवाया था, जो भारत में बनने वाला पहला पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की शुरुआत तो जहांगीर ने की थी, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहांगीर से संबंधित। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.